नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 4 में 38 जिलों का विकल्प होगा अनिवार्य। 22 से 27 सितंबर के बीच हो सकती है परीक्षा। शुल्क भुगतान के बाद ही मिलेगा फॉर्म भरने का मौका। राज्य में 7 दिन में पूरी होगी जमीन की ई मापी प्रक्रिया। ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे स्वीकार। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया। बिहार सरकार ने नया बजट खर्च ढांचा किया लागू। अप्रैल से जुलाई तक योजना मद में केवल 33% राशि होगी खर्च। कोषागारों को दिए गए सख्त निगरानी के निर्देश। बिहार में 2 नए रोपवे होंगे तैयार। जहानाबाद और गयाजी में काम लगभग हो चुका है पूरा। 24 करोड़ आई है कुल लागत। बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की जल्द होगी स्थापना। संबंधित विभागों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के मिले निर्देश। कई जिलों में भूमि हुई चिन्हित। बिहार की मशरूम लेडी को पीएम मोदी ने बुलाया दिल्ली। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में आज होंगी शामिल। बिहार से एकमात्र महिला का हुआ है चयन। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर उठे सवाल। मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाने की कही बात। बुमराह को सही तरीके से इस्तेमाल न करने की भी हुई आलोचना। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एलआईसी एचएफएल में 180 पदों पर निकली भर्ती। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 2026 के लिए जूनियर असिस्टेंट के 180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार www.lichousing.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, 21 से 30 वर्ष आयु और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक सीटीसी के साथ अन्य भत्ते और लाभ मिलेंगे। बिहार सरकार ने नया बजट खर्च ढांचा किया लागू। राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन मजबूत करने के लिए 2026-27 वित्तीय वर्ष में नया खर्च ढांचा लागू किया है। इसके तहत अप्रैल से जुलाई तक योजना मद में केवल 33% राशि खर्च की जा सकेगी। अगस्त से नवंबर के बीच अतिरिक्त 32% खर्च की अनुमति होगी, जिससे नवंबर तक कुल 65% बजट उपयोग संभव होगा। दिसंबर से मार्च के बीच शेष 35% खर्च किया जाएगा। वेतन, पेंशन और कार्यालय खर्च जैसी स्थापना मदों को इस सीमा से बाहर रखा गया है। उद्देश्य सरकारी खर्च में पारदर्शिता, संतुलन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है। कोषागारों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 7 दिन में पूरी होगी जमीन की ई मापी प्रक्रिया। बिहार सरकार ने जमीन मापी की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब ना तो ऑफलाइन आवेदन स्वीकार होंगे और ना ही कागज पर रिपोर्ट दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगी। अमीन को मापी के दौरान मौके पर ही जियो टैग फोटो अपलोड करनी होगी, अन्यथा मापी अधूरी मानी जाएगी। आवेदन के 3 दिनों में अमीन की नियुक्ति, 7 दिनों में मापी और 14 दिनों में रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी अपर समाहर्ता स्तर पर होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 4 में 38 जिलों का विकल्प होगा अनिवार्य। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की अधिसूचना अगले 3 से 4 दिनों में जारी करेगा। इस भर्ती में कुल 46,882 पदों पर नियुक्ति होगी और परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच होगी। ऑनलाइन आवेदन 25 से 26 अप्रैल को जारी होंगे और प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब शुल्क भुगतान पहले करना होगा और इसके बाद ही फॉर्म भरने का लिंक सक्रिय होगा। अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों का विकल्प अनिवार्य देना होगा और ओटीआर तथा प्रोफाइल पहले से तैयार रखें। भर्ती 4 विभागों में शिक्षा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण में होगी। बिहार के 7 जिलों में नए आयुष अस्पताल स्वीकृत। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष चिकित्सा क्षेत्र में बड़े विस्तार की योजना स्वीकृत की है। वर्ष 2026-27 में बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और गयाजी में 50-50 बेड वाले आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा अररिया, बांका और मधुबनी में 10-10 बेड के छोटे एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित होंगे। मुजफ्फरपुर में 120 सीटों वाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 121.01 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक सेवाओं को सुलभ बनाना, स्वास्थ्य ढांचे का विकेंद्रीकरण करना और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की जल्द होगी स्थापना।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद सभी संबंधित विभागों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों जैसे कि भागलपुर, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भूमि चिन्हित हो चुकी है, जबकि कुछ स्थानों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लंबित है। पटना, गया, दरभंगा और कटिहार में भी जमीन तय हो चुकी है। अतिक्रमण हटाने और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य जल्द कक्षाएं शुरू कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। बिहार में नक्सलवाद समाप्त होने से हुआ सुधार। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने औरंगाबाद, गयाजी, जमुई और लखीसराय में विकास कार्यों की समीक्षा की और बताया कि बिहार अब नक्सल मुक्त है। 2020 के बाद बड़े हमले नहीं हुए तथा 256 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई है। RCPLWEA योजना में 153 सड़कों में 132 पूरी, 74 पुल बन चुके हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। टीकाकरण दर बढ़कर 85 से 94% तक पहुंचा है। मोबाइल टावर विस्तार और वन स्वीकृति प्रक्रियाओं में भी सुधार जारी है। पर्यटन, रोजगार और युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने योजनाओं के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। BCE-CE 2026 संयुक्त परीक्षा की तिथियां हुई घोषित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 30 और 31 मई 2026 को आयोजित होगी। 30 मई को 4 पालियों में और 31 मई को 1 पाली में परीक्षा होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई 2026 तक चलेंगे, जबकि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 6 मई है। फॉर्म सुधार 7 और 8 मई को किया जा सकेगा तथा एडमिट कार्ड 22 मई को जारी होगा। इस परीक्षा से मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि और नर्सिंग सहित कई प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश मिलेगा। कृषि कोर्सों में 50% सीटें संयुक्त मेरिट से भरी जाएंगी और सभी जानकारी BCE-CE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पटना नगर निगम समय पर भुगतान करने पर देगा संपत्ति कर में 5% की छूट। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में संपत्ति कर संग्रह बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए से अधिक करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं के आंकड़ों की मदद से उन भवनों की पहचान की जाएगी जो अब तक कर दायरे से बाहर है। वर्तमान में 5.95 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मुकाबले केवल 3.06 लाख संपत्तियां दर्ज है। निगम का अनुमान है कि करीब 1.84 लाख संपत्तियां अनपंजीकृत हैं। इसके लिए निजी एजेंसी भी नियुक्त की जाएगी और समय पर कर भुगतान पर 5% की छूट भी दी जा रही है, जबकि देरी पर ब्याज और जुर्माना लगेगा। डिजिटल प्रक्रिया से भी कर निर्धारण होगा। बिहार की मशरूम लेडी को पीएम मोदी ने बुलाया दिल्ली। वीणा देवी टेटिया बंबर प्रखंड के तिलकारी गांव की मशरूम उद्यमी ग्रामीण महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर वे 18 अप्रैल यानी कि आज संसद भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लेंगी। बिहार से इस कार्यक्रम के लिए एकमात्र महिला चयनित होकर उन्होंने राज्य का मान बढ़ाया है। सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया और आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने कई महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा और 2020 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। उनका सफर गांव से राष्ट्रीय मंच तक प्रेरणादायक सफलता की कहानी है। बिहार विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया हुई तेज। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर बिहार के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े कुलपति यानी कि VC और प्रति कुलपति यानी कि प्रो VC पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सर्च कमेटियों का गठन किया गया है जो योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद नियुक्त करेगी। मगध विश्वविद्यालय में VC पद के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द नियुक्ति की संभावना है। राज्य के सभी 15 विश्वविद्यालयों में प्रो VC के पद खाली है, जबकि कई विश्वविद्यालयों में VC पद भी रिक्त है। इसके साथ ही वित्तीय सलाहकार और अन्य वित्तीय पदों की भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। बिहार में 2 नए रोपवे होंगे तैयार। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत जहानाबाद के वानावड़ पर्वत और गयाजी के प्रेतशिला पर्वत पर 2 नए रोपवे लगभग तैयार है, जिन्हें अगले महीने तक शुरू किए जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और 600 से अधिक सीढ़ियां चढ़ने की कठिनाई कम होगी। सुरक्षा जांच और ट्रायल के बाद ही इन्हें खोला जाएगा और इसके अलावा मुंडेश्वरी और ब्रह्मयोनि पर्वत पर भी रोपवे की योजना है, जिससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। जाने ट्रेन में लोअर बर्थ पाने के कुछ आसान तरीके।
लोअर बर्थ ट्रेन में सबसे आरामदायक मानी जाती है और इसे खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार यात्रियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। रेलवे के नियमों के अनुसार सीनियर सिटीजन, 60 प्लस पुरुष और 58 प्लस महिलाएं और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को लोअर बर्थ देने का प्रावधान है। फिर भी कई बार गलत बुकिंग, देर से टिकट लेने और कोटा भर जाने के कारण यात्रियों को मिडिल या अपर बर्थ मिलती है। सही विकल्प चुनने और समय पर बुकिंग से लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ती है। यात्रा के दौरान खाली सीट मिलने पर टीटी से मदद भी ली जा सकती है। बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा अनिवार्य। राज्य के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष भी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन वार्षिक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने लगभग 3.5 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT को कक्षा की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 1 सप्ताह में पूरा किया जाएगा। इसके बाद मई के पहले सप्ताह से जिला स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट के माध्यम से शुरू होगा। प्रशिक्षण में विशेषज्ञ संस्थाएं भी शामिल होगी। इसका उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाना है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सोन नहर सिंचाई योजना का 56 करोड़ से होगा कायाकल्प। सोन नहर प्रमंडल आरा के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य आरा मुख्य नहर से जुड़ी वितरनियों और उप वितरनियों का पुनर्स्थापित करना, जिसे हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें नहरों की सफाई, मरम्मत, गाद हटाने और चैनल सुधार का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही 11 पुल, 21 फाल ब्रिज का पुनर्निर्माण, 350 आउटलेट और कई सुरक्षात्मक कार्य प्रस्तावित है। इससे भोजपुर और रोहतास जिलों के कई प्रखंडों को सिंचाई सुविधा में सुधार का सीधा लाभ मिलेगा। पटना में जून से शुरू होगा 58 ई-चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण। पटना जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पेट्रोल पंप जैसी चार्जिंग स्टेशन सुविधा विकसित की जा रही है। कुल 58 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां नगर निगम भूमि उपलब्ध करा चुका है और जून से निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। प्रत्येक स्टेशन पर 2 से 3 चार्जिंग बॉक्स होंगे और प्रीपेड सिस्टम रहेगा। यहाँ धीमी और तेज चार्जिंग, 120 वोल्ट व 240 वोल्ट की भी सुविधा मिलेगी। सभी स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित होंगे और 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। कंकड़बाग, दानापुर, बोरिंग रोड सहित कई स्थान शामिल है। इससे ई वाहन चालकों की समस्या कम होगी। अनुपम खेर ने बिहार के ईशान किशन को कहा धन्यवाद। अनुपम खेर ने क्रिकेटर ईशान किशन को सोशल मीडिया पर थैंक यू कहा है, जिसमें उन्होंने एक रील शेयर की जिसमें माइंड रीडर सुहानी शाह ईशान से उस व्यक्ति का नाम पूछती है जिसने मुश्किल समय में उन्हें प्रेरित किया। ईशान किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन सुहानी बोर्ड पर अनुपम खेर का नाम लिख देती है, जिससे ईशान हैरान हो जाते हैं। अनुपम ने लिखा कि ये उनके लिए भावुक करने वाला सरप्राइज था। दूसरी ओर ईशान किशन IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने हाल के मैच में 91 रन बनाए हैं और कप्तानी डेब्यू में 80 रन की पारी खेली, जिससे उनका प्रदर्शन चर्चा में है। गोपालगंज में जल्द मिलेगी व्यावसायिक हवाई सेवा। गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित सवैया एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत कैबिनेट मंजूरी के बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उच्च स्तरीय टीम ने रनवे, अप्रोच रोड और सुरक्षा मानकों का विस्तृत निरीक्षण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध काल का ऐतिहासिक और सामरिक एयरफील्ड है, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इस परियोजना से सिवान, छपरा, चंपारण और पड़ोसी देश नेपाल तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रिपोर्ट के बाद टर्मिनल और रनवे सुधार कार्य शुरू होगा। पूर्णिया में रिश्वत लेते राजस्व अधिकारी गिरफ्तार। पूर्णिया पूर्वांचल में तैनात राजस्व अधिकारी लाल बाबू रजक और उनकी महिला सहयोगी रूबी कुंडी को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने और लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमीन की स्टे रिपोर्ट जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी और पैसे महिला सहयोगी के माध्यम से लेने की योजना बनाई थी। पीड़िता ललिता देवी ने विजिलेंस में शिकायत की, जिसके बाद DSP अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। 40,000 रुपए लेते ही दोनों पकड़े गए। इस कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मच गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम 2 अलग अलग रंग दिखा रहा है। पटना और दक्षिण बिहार में पछुआ हवाओं के कारण तेज गर्मी और शुष्क मौसम बना हुआ है, जबकि सीमांचल और उत्तर पूर्वी जिलों में बादल, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के प्रभाव से बनी है। 20 अप्रैल के बाद दक्षिण बिहार में भीषण लू चलने की संभावना है और तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश राहत देगी। किसानों को वज्रपात के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। निशांत कुमार ने जदयू बैठक में संगठन मजबूत करने पर दिया जोर।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू कार्यालय में प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर संगठन मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति पर काम जारी है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में नया टाइप 8 सरकारी बंगला लिया और शिफ्ट की तैयारी है। वे सुनहरी बाग रोड स्थित बंगले में रहेंगे और जदयू विधायक दल की बैठक 20 अप्रैल को बुलाई गई है, जिसमें नया नेता चुना जाएगा। विजय चौधरी का नाम सबसे आगे है, वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव भी दावेदार है। निशांत ने सरकार में शामिल होने से इनकार किया है और संगठन पर ध्यान देने को कहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर उठे सवाल। मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई के खराब आईपीएल 2026 प्रदर्शन पर चर्चा है। टीम 5 मैचों में 1 जीत के साथ नीचे है और पंजाब किंग्स से घरेलू मैदान पर हार गई। मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी की आलोचना करते हुए रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाने की बात कही। उन्होंने रणनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए, जिसमें बल्लेबाजी क्रम में खुद को ऊपर भेजना और रदरफोर्ड को कम मौके देना शामिल था। साथ ही दीपक चाहर से गेंदबाजी शुरू कराने और बुमराह को सही तरह से इस्तेमाल न करने की भी आलोचना की गई। टीम प्रबंधन पर भी सवाल उठे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1621 में आज के दिन गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु थे। 1916 में ललिता पवार का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1859 में तात्या टोपे का निधन हुआ था। यह वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। 1916 में जी सुब्रमण्यम अय्यर का निधन हुआ था। ये भारत के जाने माने पत्रकार तथा प्रमुख बुद्धिजीवी थे। 1898 में दामोदर हरि चापेकर का निधन हुआ था। ये भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक थे। नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्त नियम हुए लागू। नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार अनुमति लेना अनिवार्य होगा और बिना अनुमति वाहन चलाना अवैध माना जाएगा। प्रवेश के लिए दैनिक शुल्क तय किया गया है। 2 पहिया 100 रुपए, 3 पहिया 400 रुपए और 4 पहिया वाहन 600 रुपए प्रतिदिन। अधिकतम 30 दिनों तक ही किसी विदेशी वाहन को एक आर्थिक वर्ष में नेपाल में चलाने की अनुमति होगी, चाहे दिन लगातार हो या फिर अलग अलग। समय सीमा पार करने पर भारी जुर्माना लगेगा। बाइक पर 2000 रुपए और कार आदि पर 2500 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा। वाहन जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है। शेयर बाजार में आया जबरदस्त उछाल। बीते दिन शुक्रवार को वैश्विक सकारात्मक संकेतों और अमेरिका ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले और दिन के अंत में मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी 24,300 के ऊपर पहुंच गया, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1.5% की बढ़त रही। आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान में रहे। एफएमसीजी में 2% की तेजी रही। एचयूएल, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड और अपोलो हॉस्पिटल्स प्रमुख गेनर रहे, जबकि विप्रो, एचसीएल टेक, फार्मा, एचडीएफसी लाइफ और एम&एम में गिरावट रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, वे कौन से 2 देश हैं जहां प्राचीन शिलाचित्र पाए जाते हैं जो भारत के बिहार में पाए जाने वाले शिलाचित्रों से लगभग मिलते जुलते हैं? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश और भूटान या फिर डी स्पेन और फ्रांस? इसका सही जवाब है डी स्पेन और फ्रांस। हमारा दूसरा सवाल है, कौन सा साम्राज्य भुक्ति प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य या फिर डी नंद? इसका सही जवाब है ए गुप्त। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1982, बी 1981, सी 1983 या फिर डी 1980? इसका सही जवाब है सी 1983। हमारा चौथा सवाल है, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 2002, बी 2003, सी 2001 या फिर डी 2006? इसका सही जवाब है डी 2006। हमारा पांचवा सवाल है, लहरी नाम से प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी? ए देवकी नंदन खत्री, बी कुमार बिमल, सी डॉक्टर नागेंद्र या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत? इसका सही जवाब है ए देवकी नंदन खत्री।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है डिम्पल कुमारी, अमित कुमार, भोला पासवान, मुन्ना प्रसाद, मुरली पासवान, कृष्ण प्रसाद, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानंद सिंह, ओम प्रकाश, महेश राय, सूरज राय, गोपाल सिंह, विकास तिवारी, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, विनोद शाह, अब्दुल मन्नान, रामलाल सोरेन, चेतन कुमार, श्वेता राय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, पार्वती कुमारी, अमरजीत यादव, रवि पूजा, अजीत कुमार और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बिहार की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।